दिया, उनका बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपने नावल की किस्त की जानिब। धीरे धीरे शान की हालत बेहतर हो रही थी। दिन गुजर रहे थे और गुजरते दिनों के साथ ही उसके जख्म भी भर रहे थे। इसे खुद ही ठीक होने की बहुत जल्दी थी। मुझे यहाँ कौन छोड़कर गया रिबा? शान के सवाल पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन था। मुझे तो अब्बू ने फ़ोन किया था और उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया, तो मैं यहाँ पर आ गई। शायद उन्हें पता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्हें भी पता होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैंने उनसे पूछा था शान को यहाँ लाने वाला इंसान कौन है, तो उन्होंने कहा इन्हें भी एक फ़ोन आया था जिसके बाद वो यहाँ पर आए। बल्कि इन्हें तो ऐसा लगा था किसी ने शायद कोई बहुत बुरा मजाक किया है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मामला था तो एक बार कंफर्म करना ज़रूरी था। मगर जब वो यहाँ पर आए तो इस इंसान की बात दुरुस्त निकली। उसके बाद तो फिर हम दोनों की जान पर बन गई। तुम बहुत बुरे हो, जान निकाल दी थी हमारी। वो उसे सूप पिला रही थी मगर साथ में डांट भी रही थी। आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि आइंदा दूसरी तरह की जान निकालूंगा। इसकी बात पर रीबा का मुँह की तरफ जाता हाथ रुका। गोलियाँ लगी हैं, बिस्तर पर बेहाल पड़े हो, पूरा वजूद अभी हरकत नहीं कर सकता, और तुम्हें अभी भी ऐसी बातें सोच रही हैं। शाबाश है वैसे। रीबा ने उसे शर्मिंदा करना चाहा, मगर वो कहाँ शर्मिंदा होने वाला था। रीबा के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो इसकी तरफ झुक गई। सूप का प्याला हाथों से गिरते गिरते बचा। देखो, मैं इस वक्त बेहाल पड़ा हूँ, मगर तुम तो सही हो। तुम तो कुछ कर सकती हो ना, कुछ कर दो। मेरा बहुत मन कर रहा है। इसकी बात पर रीबा ने अपना हाथ छुड़वा कर उसे घूरा। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? शराफत से सूप पियो। फिर मेडिसिन भी लेनी है। क्या करूँ? मुझे शर्म की गोली नहीं लगी। अगर शर्म की गोली लग जाती तो शायद शर्म आ जाती, मगर फ़िलहाल मैं तुम्हारा बेशर्म हस्बैंड हूँ जो तुमसे इस हालत में भी रोमांस की उम्मीद रखता है। इस हालत में तुम्हें सिर्फ जूते पड़ेंगे। खामोशी से सूप पीकर मेडिसिन ले लो, वरना डॉक्टर को बुलाती हूँ एक भैंस वाला इंजेक्शन लगाने के लिए, क्योंकि छोटे मोटे इंजेक्शन तो तुम्हें रास नहीं आ रहे। यार, इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है। इंजेक्शन के नाम पर वो तिल मिला उठा। रीबा को उसके चेहरे पर खौफ देखकर हंसी आई। उसे मुस्कुराता देखकर शान पुरसुकून हुआ। वो ऐसे ही उसे हमेशा मुस्कुराते देखना चाहता था। मुझे जितने भी इंजेक्शन लगाने के ख्वाब पूरे करना चाहती हो कर लो। जिस दिन मैं ठीक हो गया तुम्हें मोहब्बत के ऐसे इंजेक्शन लगाऊंगा कि तुम पनाह मांगोगी। फिर दोबारा तुम कहोगी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। मैं तो चाहती हूँ कि आप ठीक हो जाएं और जितनी मोहब्बत आपने जतानी है जता लीजिएगा। मैं नहीं रोकूंगी, ऐसी बात है। हाँ, आपको खोने के डर ने मुझे अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया। अब मैं आपसे दूरी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। सूप खत्म करवा कर वो उसके करीब बेड पर बैठ गई। एक किस कर दो, वो मासूमाना अंदाज में इल्तिजा करने लगा। चुपचाप लेटे रहो शान। रीबा ने उसे सख्त घूरी से नवाजा तो वो दोबारा बेचारा मुंह बनाकर उसे अपनी तरफ खींचने लगा। शान, मैं कह रही हूँ, बस एक, सिर्फ एक। उसने अपने हाथ की शहादत की उंगली होंठों पे रखी। यहाँ पर जी नहीं। वो अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं थी। इतनी जालिम नहीं बनो, वरना जब ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें ऐसे ऐसे अंदाज में तड़पाऊंगा कि तुमसे सबसे सख्त पनाह मांगोगी, मगर मैं बेरहम बना रहूँगा। बुरे हो तुम। मुँह बनाकर वो सर झुका गई। करीब आओ। जो बाजू काम कर रहा था उसका हाथ रीबा के मुलायम बालों के पीछे रखकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के ऐन करीब किया। फिर अगले ही लम्हे उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। दोनों की सांसें आपस में उलझ गईं। रीबा ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर नरमी से उसके होंठों पे मोहब्बत निछावर करना शुरू कर दिया। कुछ देर उसके नरम मुलायम होंठों को पीने के बाद शान ने रीबा को खुद से दूर किया। वो आंखें बंद करके नम लबों को साफ करके सर झुका गई, जबकि शान के दिल की गहराइयों में भी सुकून उतर आया। तुम्हारा लम्स मेरे लिए सबसे बड़ी मेडिसिन है। अब देखना मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। रोज़ाना सुबह शाम ये दवा मुझे दे दिया करो। मुझे किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंजेक्शन तो तुम्हें लेने होंगे। वो दोबारा उसे तंग करने लगी।
प्यार नहीं करो। वो मुंह बनाकर मनमनाने लगा। ऐसे नहीं मनमनाओ, मैं तो चाहती हूँ तुम्हें इंजेक्शन लगे और तुम्हारे ये जख्म जल्द से जल्द भर जाए। फिर हम प्यार करेंगे। हर वक्त प्यार नहीं, बल्कि फिर हम अपनी ज़िंदगी भरपूर जिएंगे। तुम जानते हो ना, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरीबा ने अपने पेट पर हाथ रखा। शान ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ तुम माँ बनने वाली हो। हम अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे और मैं तुम्हें एक ऐसा घर और ज़िंदगी दूंगा जिसकी तुमने शायद ख्वाबों के अंदर ही तवक्को की हो। मेरे ज़्यादा बड़े ख्वाब नहीं है शान। वो इसकी आंखों में देखकर मुस्कुराई। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जितने बड़े ख्वाब हैं मैं सारे पूरे करूँगा। उसके बाद फिर बस उसके लिए तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा। अरीबा ने उसे चुप करवाया। बिल्कुल, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा। एक और दवा दे दो। इसकी फरमाइश पर वो मुस्कुरा दी। चुपचाप लेटे रहो प्लीज़। वो दोबारा उसके दुपट्टे को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा तो चारों नाचार अरीबा को एक बार फिर उसके होंठों पे झुककर दोनों के होंठों का आपस में मिलाप करवाना पड़ा। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? ताबा उसके कमरे में आई, जो पूरे कमरे को बखेरे लेटी हुई थी। आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। बिखरे बालों के साथ वो इस वक्त छत को घूर रही थी। दोनों बाजू चौड़ाई में फैलाए हुए थे। मुझे अल्तमश चाहिए, वो हौले हौले कुछ बड़बड़ा रही थी। ताबा को पहले सुनाई नहीं दिया आखिर वो क्या कह रही है, लेकिन फिर करीब जाकर सुनने की कोशिश की तो हल्की हल्की बड़बड़ाहट उसके कानों तक पहुंची। मुझे अल्तमश चाहिए, किसी भी हाल में। उसकी बात सुनकर ताबा ने दोनों भौहें उचकाए। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें कहा है ना कि उससे दूर रहो। तुम्हारा बाप भी यही कह रहा था। अगर दोबारा उसे मिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मुझे अल्तमश चाहिए। वो चीखती हुई एकदम उठ खड़ी हुई तो ताबा उससे कई कदम दूर हुई। ये किस तरह का रिएक्शन दे रही थी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमारी समझाई गई बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती। बलोच खानदान से हमारा सिर्फ अब दुश्मनी का रिश्ता रह गया है। मुझे आपकी दुश्मनी के दरमियान नहीं पड़ना। मुझे अल्तमश चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। वो दोबारा पहले से ज़्यादा ज़ोर से चीखी तो शाहिद भी कमरे में आ गया। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम माँ से? इसी लहजे में जिस लहजे में उससे बात करनी चाहिए। माफ़ी मांगो। शाहिद खतरनाक तेवर लिए आगे बढ़ा। नहीं मांगूंगी। इन्हीं के बताए गए आइडियाज़ पर चलकर मैं अपना प्यार खो चुकी हूँ। अगर ये मुझे उल्टे सीधे मशवरे नहीं देती तो आज मेरा अल्तमश मेरे साथ होता। वो मुझसे बदगुमान हो गया है। मुझे वो चाहिए। डैड, आप मुझे हर चीज़ ला कर देते हैं तो क्या मुझे अल्तमश ला कर नहीं दे सकते? फिजा अब रोने लगी। वो इंसान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। वो एक शादीशुदा इंसान है। इसकी बीवी 4 माह से प्रेग्नेंट है। शाहिद ने मानो उसके सर पर धमाका किया हो। वह हैरत और शौक की कैफियत में अपने बाप को देखने लगी। झूठ बोल रहे हैं। मुझे उससे बदगुमान करना चाहते हैं। सिर्फ मेरा है। वो सिर्फ मेरा है, मेरे सिवा किसी की तरफ भी नहीं देखता। बेवकूफ़ बना रहा था तुम्हें। उसने शादी कर रखी थी। सारा खेल उसका है। जितना हम जायदाद के लिए पागल हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो पागल है। इसने अपनी बीवी को 4 माह से प्रेग्नेंट करके रखा हुआ था और किसी को बताया भी नहीं। हम पर भी ये हकीकत कल आश्कार हुई है। तुम बेवकूफ़ों की तरह उसके नाम की माला जप रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो नफ़ी में सर हिलाते वापस बेड पर बैठ गई। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। वो दोबारा चीखने लगी तो शाहिद ने एक घुमा के थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। दोबारा यूं हलक फाड़ कर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बलोच खानदान की बेटी हो और उस घर की औरतें जो ज़ुबान दराजी नहीं करते। कुछ पल शौक की कैफियत में गाल पर हाथ रखे वो अपने बाप को देखती रही। आज ज़िंदगी में पहली बार उसने थप्पड़ मारा था। किस वजह से? मेरा ये जुनून आप ही का दिया हुआ है। आपने मेरी ख्वाहिश पूरी की तो अब जबकि मेरी ज़िंदगी की बात है, मेरा दिल एक इंसान को मांग रहा है, उसे शिद्दत से चाहता है, तो वो आप मुझे लाकर क्यों नहीं दे रहे? तुम क्या पागल हो गई हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा वो किसी का शौहर है। इसकी बीवी माँ बनने वाली है। मुझे यकीन नहीं है। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूँगी मुझे यकीन नहीं आएगा। वो चीखने लगी। तुम अपने बाप की बातों की नफ़ी कर रही हो।
तुम्हें उस इंसान पर यकीन है, मुझ पर नहीं? हाँ, मुझे उस पर यकीन है, मुझे उसी पर यकीन है। मुझे उसके साथ रहना है, मुझे आपके बदले से कोई मतलब नहीं है। सर को नफ़े में हिलाता हुआ वो ताबा की तरफ मुड़ा। माँ, ये पागल हो गई है, इसको संभालो। इसका आज के बाद घर से आना जाना बंद है। बेवकूफ़, आप मुझे जो घर में कैद करके नहीं रख सकते। मुझे अल्तमश के पास जाना है, उससे पूछना है उसने मुझे धोखा क्यों दिया। आप लोग झूठ बोल रहे हैं या वो वाकई बेवफाई कर गया है? कैसी बेवफाई? वो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता। शाहिद तो कमरे से बाहर चला गया था, मगर ताबा का उसका दिमाग दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी। आप तो मेरी ज़िंदगी के दरमियान दखलंदाजी ना ही करें तो बेहतर होगा। आपकी तो मैं कोई बात नहीं मानूंगी। ताबा को भी इस वक्त उस पर किसी पागल का गुमान हो रहा था, इसीलिए उसे उसकी हालत पर छोड़ देना ही मुनासिब लगा। रात का न जाने कौन सा पहर था। खादिम बलोच अपने कमरे में खामोशी से बैठा हुआ था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया था। हाजरा ने बारहा उसे खाने का पूछा, मगर वो कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लग गया हो। सदमा तो हाजरा को भी लगा था। अब शबाना की प्रेगनेंसी का कोई मतलब नहीं था। उनके घर में पहले से ही एक बंदी प्रेग्नेंट थी, तो पहले वारिस को पैदा करके सारी जायदाद की मालकिन बन जाएगी। जब से उसके प्रेग्नेंट होने की खबर मिली थी, हाजरा अपने कमरे से ही नहीं निकल रही थी। जुनैरा को नीचे दिखाने के सारे ख्वाब मांझ पड़ गए थे। अब अगर वो जुनैरा के सामने गई तो जुनैरा ने उसे कच्चा निकल जाना था। हमें उसके बच्चे को ज़ाया करना होगा। इस जायदाद के लिए मैंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, इसकी भी कुर्बानी देनी होगी। वो मुँह में बुड़बुड़ाने लगा। हाजरा उसके करीब आई। किसकी बात कर रहे हैं? तुम यहाँ बैठी रहो, मुझे कहीं जाना है। उसे वहीं छोड़कर वो रात के इस पहर हवेली से बाहर निकल आया। इस वक्त वो शाहिद से मिलना चाहता था, ताकि शाहिद के साथ मिलकर वो सावरी और इसके बच्चे को मारने का प्लान बना सके। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये जायदाद पाने के लिए उसने कितनों के कत्ल किए, ये बस वो और शाहिद ही जानते थे। दौलत और ओहदे जितने बड़े होते हैं, उतनी ही बड़ी कुर्बानियाँ मांगते हैं। मैंने इस जायदाद और ओहदे के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, एक और देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं ये समझ लूँगा। मैंने अपने सर और इस जायदाद का सदका उतार दिया। इस वक्त रात का 1 बज रहा था और जुनैरा अपने कमरे में आराम से सो रही थी। सारा दिन टेंशन की सरजद हो गया। वो सावरी से भी मिलने गई थी, मगर अल्तमश को उसके कमरे में देखकर वापस लौट आई। वैसे अगर कोई और वक्त होता तो वो अल्तमश को उससे दूर कर देती, मगर आज सावरी के साथ बहुत बुरा हुआ था। उसे अपने शोहर की ज़रूरत थी और अल्तमश के दिल में उसके लिए कितना प्यार है, ये वो तभी नोट कर चुकी थी जब वो घुटनों के बल बैठकर अपनी बीवी की हिमायत कर रहा था। इसीलिए वो खामोशी से आकर लेट गई और जल्द ही नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। मगर गहरी रात में 3 काले साए उसके कमरे में दाखिल हुए। 2 ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ा और तीसरे ने उसके मुंह पर हाथ रखा। यकदम अपने ऊपर हुए हमले पर वो नींद से बेदार हो गई। हैरत से आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो वहाँ 3 काले सायों के सिवा कुछ नजर नहीं आया। वो तीनों अपनी अपनी कार्रवाई करने में लगे हुए थे। 2 ने पहले उसके दोनों हाथों को मजबूती से बांधा और फिर उसके पैरों को खोलकर दाएं बाएं बांध दिया। और तीसरा आदमी जो उसके मुंह पर हाथ रख के खड़ा हुआ था, उसने एक बहुत बड़ा कपड़ा उसके मुंह में ठूसा, जिसके बाद वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही। अंधेरे में आंखें फाड़कर वो देखने की कोशिश कर रही थी आखिर ये सब उसके साथ कौन कर रहा है। वो मदद के लिए पुकारना चाहती थी, मगर मुंह में कपड़ा होने के बाद वो ये नहीं कर सकी। जैसे ही इसका वजूद पूरी तरह बेबस हो गया, 2 साए उस कमरे से बाहर चले गए और कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। और तीसरा आदमी उसके ऊपर खड़ा हंसने लगा। उसकी हंसी से ही वो पहचान गई थी ये कोई और नहीं बल्कि खालिद बलोच है। कैसा लग रहा है मेरी जान? इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर उसके हाथ जुनैरा के पेट पर गर्दिश कर रहे थे। वो नफ़ी में सर हिलाती हुई उसे बाज रखना चाहती थी, मगर ना वो हाथ
पाँव मार कर मुज़ाहमत कर पा रही थी और ना ही मुँह से बोलकर। पहले तुमने चीख चीख कर सबको बुला लिया था। वैसे गलती हो गई जो मैंने उस दिन तुम्हारा मुंह बंद नहीं किया, वरना अब तीसरी बार तुम्हारे हसीन वजूद का रस पी रहा होता। मगर आज तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। सुबह जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी ही लाश देखेगा तो उसे अंदाज़ा होगा उसने मेरे साथ कितना बुरा किया है। लेकिन उससे पहले पूरी रात मैं तुम्हारे जिस्म को नोचूंगा। वो जुनैरा की कमीज को धड़कनों से ऊपर करके उसके उभारों को मुट्ठियों में दबोच कर बुरी तरह मसलने लगा। जुनैरा के मुंह से निकलने वाली आंखें मुंह में ही कहीं दब कर रह गईं। आंखों से आंसू जारी हो गए। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ना? दोबारा मेरे हाथों का ये लम्स कैसा लग रहा है? बहुत तड़पी होगी तुम मेरे लिए। कितनी आग जल रही होगी तुम्हारे अंदर। जवान जहान बेटा होने के बावजूद भी तुम्हारी जवानी में कोई कमी नहीं आई। तो सोचो तुम कितनी लज़्ज़त आमेज़ होगी। आज भी तुम्हारे वजूद का वही जायका है ना? नहीं बताना? कोई बात नहीं, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। खुद से ही बातें गलीज़ तरीन बातें करता वो जुनैरा को टॉर्चर कर रहा था। फिर इसका जार बंद खोल कर गहराइयों में अपना हाथ सहलाने लगा। मैंने तो सोचा था तुम्हारे बेटे को मार कर तुम्हारे साथ बहुत मज़े करूँगा। फिर जब मेरा मन भर जाएगा तो अपने भाई से भी तुम्हें शेयर करूँगा। हम दोनों भाई तुम्हारे साथ खेलेंगे। मगर खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी मौत अगर ऐसे ही लिखी है तो कोई बड़ी बात नहीं। तुम जैसी कहीं मैं पैसों से खरीद लेता हूँ, लेकिन वो दिल है ना जो तुम पर आ गया है। मगर तुम्हारे बेटे ने आज ऐसा काम किया है जिसके बाद पूरी बाजी पलट गई। मैंने तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख लिए थे। वारिस ना पैदा कर पाने के बावजूद भी मैं इस जायदाद का हकदार बनने वाला था। मगर तुम्हारे बेटे ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। जब उसने मेरे तमाम ख्वाब छीन लिए तो क्यों ना मैं इससे उसकी माँ ही छीन लूँ जिसमें उसकी जान बसती है। आज भी भरपूर अंदाज में तुम्हारी इस जवानी का रस पीऊँगा। उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे शौहर के पास पहुँचा दूँगा। वो इसकी धड़कनों को पकड़कर दोबारा मसलने लगा। जब्त के मारे जुनैरा का पूरा चेहरा लाल हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो मदद के लिए खुदा के सिवा किसी को नहीं पुकार सकते थे। इस वक्त वो कितनी लाचार और बेबस थी ये वो ही जानती थी। बारहा खुदा से दुआ कर रही थी कि आज उसकी इज्जत को पामाल ना होने देना। वो इंसानों से छू रहा था और जुनैरा को अपने वजूद से घिन आ रही थी। कैसे वो गलीज़ इंसान इसे हाथ लगा सकता था? क्या खुदा एक बार फिर उसकी इज्जत को नीलाम करवा देगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंखें नीचे वो दिल की अथाह गहराइयों से इस वक्त दुआ गो थी और शायद खुदा ने उसकी सुन ली। दरवाजे के बाहर खड़े आदमियों के दरमियान झगड़ा हुआ। अरे बगैर तो क्यों लड़ रहे हो? अगर कोई आ गया तो? खादिम अंदर से ही दबे दबे लहजे में चिल्लाया, मगर कोई दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ और कमरे की लाइट ऑन हो गई। आंखों के पर्दों पर उजाला महसूस हुआ तो जुनैरा ने आंखें खोल कर देखा, मगर अपने सामने अहमद शाह को देखकर मारे शर्मिंदगी की उसका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। अपने वजूद के ऐसी हालत में उसके सामने आश्कार होने पर वो जब से आंखें मीच गई। आज खुद की बेबसी पर वो कानों की लौ तक सुर्ख हो गई, मगर इस वक्त वो बेबसी की जिस इंतहा पर थी वो चाहकर भी खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। अहमद शाह को देखते ही खालिद उसे धक्का देकर कमरे से भाग गया और अहमद शाह ने आकर उसके हुलियों को दुरुस्त किया, फिर उसके हाथों को खोल दिया। आज उसके चेहरे पर चट्टानों से सख्ती थी। वो उसे वहीं छोड़कर बाहर जाने लगा तो जुनैरा ने उसके हाथ को थामा। इस वक्त जाने दो उसे। जुनैरा के यूं कहने पर अहमद शाह का दिल चाहा वो एक थप्पड़ जुनैरा के मुंह पर दे मारे। जाने दो इसको। क्यों? जुनैरा को बाजू से उठाकर उसने अपने सामने खड़ा किया। मैंने आपको इस वक्त जिस हाल में देखा है उसके बाद मेरा क्या हाल हुआ है ये आप नहीं जान सकते। मैं कह रही हूँ उसे जाने दो। वो रोती हुई इसके हाथ को पकड़कर खड़ी थी। आज अगर मैं वक्त पर नहीं आता, मेरे आदमी मुझे वक्त पर नहीं बताते कि खालिद बलोच आपके कमरे में आया है तो आपके साथ क्या होता। अल्तमश भी यहाँ पर नहीं है, वो इस वक्त अपनी बीवी के साथ है, मगर वो जब्त से मुट्ठियाँ भींच कर रह गया।
मैंने कहा था मेरा हाथ थाम ले। अगर आपने मेरा हाथ थाम लिया होता तो आज आपके साथ ये सब नहीं होता। उसे दोनों बाजुओं से थाम कर उसकी आंखों में अपनी खून रंग आंखें गाड़े हुए इसे सहम जाने पर मजबूर कर गया। सुनैरा ने अहमद शाह को अपने सामने इस कदर संजीदा पहले कभी नहीं देखा था। और तुमने उसे जाने दिया। मैं उसे जान से मार दूंगा। मार दो, मेरा खौफ उसकी आंखों में देखती हुई सुनैरा ने एकदम खालिद बलोच को मारने की बात कही तो अहमद शाह हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मगर ऐसे नहीं मारना उसे, पहले पूरी तरह नकारा कर देना। बहुत मज़ा आता है औरतों की इज्जत लूट कर उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ना कि वो किसी औरत को हाथ भी लगा सके। इसलिए उसे जान से मार देना। मगर जब वो मरे तो मेरे सामने मरे, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। मैं अपनी आंखों के सामने उसकी मौत होती देखना चाहती हूँ। पहले मैं उसे टॉर्चर करना चाहती थी, लेकिन आज मैं चाहती हूँ वो मेरी आंखों के सामने जलील होकर तड़प तड़प कर मरे। अगर तुमने उसे जान से मार दिया, वादा करती हूँ उसी वक्त तुमसे शादी कर लूँगी। अहमद शाह मुसलसल उसकी आंखों में देख रहा था, जिसकी रोने के बाद सुर्ख हुई आंखों में चट्टानों से सख्ती, गुस्सा, नफरत और हकारत थी। इसके अलावा एक जुनून था सब कुछ बर्बाद कर देने का। तुम सच कह रही हो। अहमद शाह को यकीन नहीं आया। वादा करती हूँ तुमसे शादी करूँगी, हमेशा तुमसे मोहब्बत करूँगी। अगर तुम कहोगे मेरे बच्चे पैदा करो तो मैं तुम्हारे बच्चे भी पैदा करूँगी, मगर उसे जान से मार दो। दर्द के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। इस वक्त वो किसी को अपने फीलिंग्स नहीं बता सकती थी। अहमद शाह उसके चेहरे पर कर्ब के नुमायां आसार देख सकता था, इसीलिए गहरी सांस लेकर एक पल उसके चेहरे को देखा। कल मार दो। तुम अगर आज भी मार दोगे तो सुबह मैं तुमसे शादी कर लूँगी। उसकी इतनी जल्दबाजी पर वो नफी में सर हिलाकर रह गया। सो जाओ। वो उसे छोड़कर बाहर जाने लगा। मेरे पास रहो। सुनैरा ने उसका हाथ थाम लिया। शायद वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए वो क्या कह बैठी है वो खुद नहीं जानती थी। मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अब तुम तक कोई नहीं आएगा। वो उसे तसल्ली देकर बाहर चला आया। अल्तमश को इस बात की खबर नहीं थी। अगर पता चल जाता तो शायद इस वक्त वो खालिद बलोच को गोली मार देता, पर अच्छा ही हुआ जो उसे नहीं पता था। अब वो खालिद बलोच को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा, फिर सुनैरा की मोहब्बत पालेगा। क्या ये सब कुछ इतना आसान था? वो सोचकर मुस्कुराया, मगर खालिद बलोच को तो वो नहीं छोड़ेगा। इतना तो तय था। उसने सुनैरा को आज जिस हालत में देखा था, उसे देखने के बाद दिल चाह रहा था वो सिर्फ खालिद बलोच को मारे नहीं, बल्कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चील कब्रों को खिला दे। इस वक्त वो डेरे पर आकर बैठा था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अहमद शाह आ जाएगा। ये अहमद शाह हमेशा क्यों पहुंच जाता है? इसका अपना बेटा नहीं पहुंचा, मगर ये अहमद शाह पहुंच गया। खालिद का बस नहीं चल रहा था वो अहमद शाह की जान ले। वो तो सुनैरा के सामने कितना कुछ बोल चुका था। अगर उसने ये बातें खादिम या फिर अल्तमश को बता दी तो उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। खादिम तो झटपट उसकी बातों पर यकीन भी कर लेगा, क्योंकि जितना जायदाद को पाने के लिए वो खुद पागल था, उतना ही खालिद भी। मौके से हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, और वो जानता था कि खालिद कितना मौका परस्त है। क्या मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा? मैं तो अब कहीं का नहीं रहा। जाने वो अहमद शाह हवेली में कौन सा बवाल खड़ा करेगा, कौन सी क़यामत आएगी। अल्तमश वो तो पहले भी इस बात के लिए मुझे जेल पहुंचा चुका है। मुझे शाहिद की बात मान लेनी चाहिए थी। जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए था। अपने बालों को नोचता हुआ वो इधर से उधर घूम रहा था जब एक नौकर आया। साईं, आपके लिए एक लड़की आई है। लड़की आई है? मगर मैंने तो किसी लड़की को नहीं बुलाया। वो साईं, शाहिद ने आपके लिए एक लड़की का इंतज़ाम किया है। वो कह रहे थे कि आप बहुत टेंशन में हैं, तो आपकी टेंशन कम करने के लिए एक लड़की को भेजा जाए। तो वो लड़की आ गई है। शाहिद मेरी ज़रूरतों का कितना ख्याल रखता है। खालिद बस सोच कर ही रह गया। ठीक है, बताओ वो कहाँ है? वो सबसे नीचे जो दाईं तरफ पहले नंबर वाला कमरा है, वहाँ। क्यों वहाँ है? इसे यहाँ ले आओ। नहीं, वो कह रही है उसे वहीं पर अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं वहीं पर जाता हूँ। जुनैरा के पास से आकर उसे औरत की तलब हो रही थी। शुक्र है इस वक्त किसी लड़की का इंतज़ाम हो गया, अब मेरी टेंशन कुछ कम होगी।
वो दौड़ता हुआ उसके कमरे में गया, मगर सामने ही एक लड़की को बड़ा सा घूंघट निकाल कर बैठे देखा तो उसे अजीब लगा। आज तक उनके पास जितनी भी लड़कियां आई थी वो सब प्रोफेशनल थी। ऐसे घूंघट वाला इंतज़ाम तो किसी ने नहीं किया। अपने हुलियों को दुरुस्त करता हुआ उसके करीब आया। ऐसे घूंघट निकाल कर क्यों बैठी हो चमक चलो? जब मेरे सामने सारे कपड़े उतार देने हैं तुझे घूंघट का क्या मतलब? उसी वक्त घूंघट में से एक भारी हाथ निकला और उसने खादिम बलोच के पेट पर रिवाल्वर रखा। अगले ही पल जैसे ही घूंघट अपने चेहरे से हटाया, हैरत के मारे खालिद बलोच का मुंह पूरा खुल गया। तुम इस वक्त यहाँ? उसके पूरा बोलने से पहले ही उसने क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल खालिद बलोच के मुंह पर रखा। जब तक वो भी होश नहीं हो गया तब तक उसके मुंह से रुमाल नहीं हटाया। जैसे ही खालिद बलोच बेहोश हुआ उसके वजूद को उठाकर वो डेरे से बाहर चला आया। ये लो, ये ऐसा जहर है जिसका एक कतरा भी ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे फ़ौरन से मंगवाया है। अगर ये किसी के हाथ लग गया तो बहुत बुरा होगा। इसका सिर्फ एक कतरा दे रहा हूँ। इस लड़की को किसी चीज़ में मिलाकर दे देना या फिर पिला देना। इसका किस्सा वहीं तमाम हो जाएगा। तुम उसे जानते तो हो ना? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, वो एक अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की है या नहीं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ अपनी जायदाद से लेना देना है। इसके लिए इस लड़की की कुर्बानी देनी होगी। ठीक है, इसका बच्चा ज़ाया होगा? बच्चा ज़ाया नहीं होगा, वो खुद भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। कब देना है? जब भी मौका मिले, आज या कल, मगर बहुत ध्यान से। ठीक है, मैं ध्यान से काम करूँगा। छोटी सी शीशी को थाम कर वो वापस हवेली आ गया।